हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शामिया और हम कर रहे हैं क्लास 8 की हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 8, चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का मतलब होता है ट्रीटमेंट। मतलब आप जब ट्रीटमेंट कराने जाते हो डॉक्टर के पास तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, राइटर क्या चाहता है, व्यंग्य विधा से परिचित कराना। व्यंग्य विधा मतलब व्यंग्य मीन्स मजाक में उससे परिचित कराना कि व्यंग्य करके आप किस तरीके से, कोई भी राइटर किस तरीके से अपनी कहानी का लेखन करता है, लिखता है। विविध चिकित्सा पद्धतियों से अवगत कराना। विविध मीन्स डिफरेंट, चिकित्सा मीन्स ट्रीटमेंट, डिफरेंट ट्रीटमेंट टेक्निक्स, पद्धतियों का मतलब होता है टेक्निक्स। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सीख देना, मतलब आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिए, इसकी आपको सीख देता है। मित्रों, शुभचिंतकों में परिवार का महत्व दर्शाना, आपको ये बताना कि आपके लिए आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यह बताना कि सुनो, सबकी सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। उनका कहने का मकसद ये है कि आपको कोई भी हेल्थ इशू आता है, आप किसी से राय लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट मिलता है, ना कि राय मिलती है। सब लोग कहते हैं ये खाना शुरू करो, जब मुझे कुछ हुआ था तो मैंने ये खाया था और मैं एकदम ठीक हो गया था। सब इसी तरीके की राय देते हैं और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उन राय को मान लेते हैं। उन जितने भी वो लोग हमें राय देते हैं उनको मान लेते हैं और उन्हीं पे काम चालू कर देते हैं और डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सुननी सबकी है, करनी अपने दिमाग की है। आपका दिल और दिमाग क्या कहता है आपको वो करना है, किसी के कही हुई बातों पर नहीं जाना है। डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर आम आदमी की दुर्गति को व्यंग्यात्मक शैली में बताना। मतलब डॉक्टर के चक्कर में पड़कर, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे, दुर्गति मतलब जब उनका बुरा हाल हो गया। व्यंग्यात्मक शैली मतलब मजाक के लहजे में इस पूरी स्टोरी को उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से वो जो इंसान है वो डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। ठीक है। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ, देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। भला आदमी मतलब कोई भी आदमी अगर उसको देखेगा तो उसको ये नहीं कहेगा कि भाई वो बीमार है। रोगी मीन्स बीमार। मेरी आयु लगभग 35 साल की है, मैं 35 ईयर्स का हूँ। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा था। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। मतलब ये है कि ये आदमी कहना चाह रहा है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, मैं 35 ईयर्स का हूँ और अगर कोई भी मुझे देखता है आदमी तो वो मुझे बीमार नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हेल्थ वाइज देखने में बहुत अच्छा हूँ। और मैं लोगों को जब बीमार देखता था तो मुझे भी लगता था कि काश मैं भी बीमार पड़ जाऊँ। यह तो ना था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते। मतलब ऐसा भी नहीं था कि भाई अगर मैं बीमार पड़ जाता तो दिन में 2 बार बुलेटिन, मतलब न्यूज़पेपर निकलना। ठीक है, न्यूज़ लेटर जिसको कहते हैं, बुलेटिन मतलब न्यूज़ लेटर। पर इतना अवश्य था कि मेरे लिए बीमार पड़ने पर हटले पामर के बिस्किट, जिन्हें साधारण अवस्था में घरवाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है खाने को मिलते। मतलब कि ये जो हटले पामर है ये एक बिस्किट का नाम है जो कि स्पेसिफिकली जो पेशेंट्स होते थे उनको ही दिया जाता था, क्योंकि घर वाले उन्हें खाने नहीं देते थे। सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए किसकी दवा हो रही है। मतलब वो ये चाहते कि जब मैं बीमार पड़ूं तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे सामने आकर बैठे और बहुत सीरियस होकर, गंभीर मुद्रा मतलब बहुत सीरियस होकर मुझसे पूछें कि भाई किसकी दवा खा रहे हो, कुछ फ़ायदा हुआ है। या जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता है तब मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब वो अपना बता रहा है पेशेंट कि भाई अगर इस तरीके से मेरे फ्रेंड्स आकर मुझसे पूछते तो मुझे बहुत मज़ा आता, क्योंकि मुझे उनकी शक्ल देख के जो वो रोनी सूरत बना के पूछते हैं, भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं दिखाया, और जिस डॉक्टर को दिखाया है उससे तुम्हें फ़ायदा हुआ या नहीं है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके की जब कोई बात करता है और उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं बहुत टेंशन वाले, वो देखकर मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ, तो एक दिन हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। मतलब वो हॉकी खेल कर आया और उसने शावर लिया। शाम को भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ़्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। असल में वो शाम में जल्दी खाना खा लेता था, लेकिन क्योंकि उस दिन रिफ़्रेशमेंट, जैसे कि मैच के बाद चाय कॉफ़ी या कुछ भी बिस्किट्स वगैरह दिए जाते हैं, साथ में रिफ़्रेशमेंट कुछ जगह पे बहुत अच्छा हो जाता है, तो उस तरीके का जो रिफ़्रेशमेंट था वो उसने खा लिया था, तो उसकी भूख कुछ इच्छा नहीं थी।
श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। श्रीमती का मतलब होता है उनकी वाइफ़। मतलब उनकी वाइफ़ ने पूछा भाई खाना लगा दूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ। उन्होंने कहा विशेष ना सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है। विशेष मतलब कोई स्पेशल नहीं, नॉर्मल सा ही, साधारण मतलब नॉर्मल सा ही, लेकिन मुझे आज सिनेमा जाना है। सिनेमा मीन्स थिएटर जाना है। तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है मेरे आने में देर हो। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रही है उनकी वाइफ़। ठीक है, ये उनकी वाइफ़ कह रही हैं कि भाई कुछ स्पेशल नहीं है, नॉर्मल ही है, मुझे एक्चुअली थिएटर जाना है और अच्छा होगा कि आप अभी खाना खा लो, फिर बाद में मुझे कभी आने में देर हो जाए। मैंने फिर इनकार नहीं किया। मतलब वो बता रहा है जो बीमार पड़ा था बंदा कि भाई मैंने फिर उसको मना नहीं किया, उस दिन थोड़ा ही खाया, मैंने जितनी भूख थी उतना खा लिया, थोड़ा सा। 12 पूरियाँ थीं और वही रोज़ वाली आध पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाज़ार का रसगुल्ला आया है। मतलब कि जो दूध के ऊपर बलाई होती है वो बलाई थी और पूरियाँ थीं, तो उससे जब खाना खा लिया तो उसको पता चला कि भाई कहीं से रसगुल्ला आया है, प्रसाद जी के यहाँ से क्या आया है? रसगुल्ला आया है। कहाँ का? बाग बाज़ार का। रस तो होगा ही, कल संभव है कुछ इकट्ठा हो जाए। तो उसने देख भाई रसगुल्ला है तो उसमें रस भी होगा, तो ये भी है कि अगर मैं कल के लिए छोड़ूंगा तो वो खट्टा हो जाएगा। 6 रसगुल्ले निगल कर मैंने चारपाई पर धरना दिया। निगल कर मतलब खा लेने के बाद, जब वो उसने 6 रसगुल्ले खा लिए उसके बाद वो क्या हुआ? चारपाई मीन्स जो उसका बेड था उस पर लेट गया। 3 बजे रात को नींद खुली। 3 बजे रात को खुली नींद। नाभि के नीचे दाहिनी और पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयाँ लेकर कोंच रहा है। कोंच रहा है मतलब चुभा रहा है, परंतु मुझे वह नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों को, राजा रोगों को रामबाण अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मतलब उसे डर नहीं लगा इस बात का, क्योंकि उसके बाद औषधियों का राजा मतलब दवाइयों के जो किंग होता है उसको कहा है उसने कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसको दवाइयों की किंग कहा जाता है, और रोगों का किसी भी बीमारी का जो रामबाण इलाज है वो उसके पास था। अमृत धारा जो कि एक शीशी थी उसके पास। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पान की। मतलब उसने कुछ बूंदें क्या ली? ले ली और दवा पी ली, पानी में डालकर दवा पी ली। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। सुबह तक होते होते उसकी शीशी जो थी वो समाप्त हो गई, लेकिन उसका जो दर्द था वो कम नहीं हुआ। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। मतलब सुबह उठने के बाद क्या हुआ? प्रातःकाल मतलब होता है सुबह। सुबह उठने के बाद क्या हुआ? उसे डॉक्टर के पास एक आदमी को भेजना ही पड़ा। राय बहादुर डॉक्टर विनोद बिहारी मुखर्जी यहाँ के बड़े नामी डॉक्टर हैं। पहले जब प्रैक्टिस नहीं चलती थी तब आप लोगों को यहाँ मुफ्त जाते थे। मतलब जब जो राय बहादुर डॉक्टर विनोद बिहारी मुखर्जी के यहाँ मतलब जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं वो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। वो इसलिए पहले जब उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती थी तो वो लोगों के यहाँ मुफ्त में जाते थे। वहाँ से पता चला कि डॉक्टर साहब 9 बजे ऊपर से उतरते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि भाई डॉक्टर साहब 9 बजे आते हैं, तो इससे पहले वो कहीं नहीं जा सकते। लाचार दूसरे के पास आदमी भेजना पड़ा। दूसरे डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के सब असिस्टेंट थे। मतलब अब दूसरे डॉक्टर के पास जब वो गए तो पता चला कि भाई ये तो एक सब असिस्टेंट हैं डॉक्टर। वो एक इक्के पर तशरीफ़ लाए। जनाब दिखाइए, प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंखें देखने में आता है शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीज़ों की जीभ में आता है। मतलब जैसे लवर्स अपने लवर्स के आंखों में झांक कर देखते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक व्यंग्य किया गया है, एक मजाक किया गया है। यहाँ पर लवर्स और एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच की जो एक ट्रीटमेंट है उसको क्या किया गया है, उन्होंने एक हंसी मजाक में लेकर कहा है कि जैसे लवर्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, उसी तरीके से डॉक्टरों को मज़ा आता है जब वो अपने मरीज़ की जीभ देखते हैं, टंग देखते हैं। ठीक है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। अब यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, व्यंग्य किया है कि भाई सोने से तुलना की है किसकी? दर्द की। ठीक है, तो ये भी क्या है, व्यंग्य है। यहाँ पर ये भी इन्होंने मजाक किया है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मज़ा लूट रहे थे। साहित्य मतलब जो दुनिया में चल रहा है। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती।
उसने डॉक्टर जब जाने लगा तो वो बोलने लगा भाई अस्पताल अभी खुला नहीं है वरना आपको मंगानी ना पड़ती, खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए। उसका कहना, क्योंकि वो डॉक्टर कहाँ का था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का था, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, फ्री में मेडिसिन मिलती है, तो इसीलिए डॉक्टर ने ये बात बोली कि अगर हॉस्पिटल खुला होता तो आपको मेडिसिन मंगवानी ना पड़ती, अलग से वहीं से मिल जाती। तो अब आपको कहाँ से मंगवानी पड़ेगी, फार्मेसी से मंगवानी पड़ेगी। वहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती हैं, बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा, दवा पी गई, गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, सेकते सेकते छाले पड़ गए पर दर्द में कमी ना हुई। अब देखो उन्होंने सिकाई भी शुरू कर दी, दवाई भी खाई, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उन्हें क्या हुआ, लोग देखने के लिए आने लगे, मेरे घर पर मेला लगने लगा, ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखें। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक ना एक नुस्खा अपने साथ लेकर आता। जैसे मैंने आपको बताया था, सब लोग अपनी राय देने लगते हैं तो वो नुस्खा वो देते रहे थे। अजी, किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो, किसी ने कहा चूना खिला दो, खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई थी जिसमें लोगों ने ना बताया हो। मतलब सबने अपनी अपनी राय दी, भाई कोई चूरन बोलता है, कोई हींग बोलता है, पेट में दर्द होता है तो यही सब चीज़ें खिलाई जाती हैं। अब किसी को ये तो नहीं पता ना कि उनके अंदर क्या चल रहा है, राइट। यदि भारतीय सरकार को मालूम हो जाए कि देश में इतने डॉक्टर हैं तो निश्चय ही सारे मेडिकल कॉलेज तोड़ दिए जाएं, इतने खर्च की आखिर आवश्यकता ही क्या है। अब यहाँ पर भी मजाक किया जा रहा है, राइट। और यहाँ दर्द की यह दर्दनाक हालत थी कि क्या लिखूँ, मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, दर्द में क्या कमी हो। मतलब वहाँ पर लोग बैठ के पान और सिगरेट भी पी रहे थे। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कतरजी को बुलाने की सबकी सलाह हुई। अब देखो ये नाम है डॉक्टर का, चूहानाथ कतरजी, ठीक है। इस डॉक्टर को बुलाया गया। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, डॉक्टर साहब के माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता, परंतु ये यथानाम तथागुण। आपकी फ़ीस 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग। आप लंदन के FRCS थे, मतलब ये उनकी डिग्री बताई गई है कि लंदन में ये वहाँ से आए थे और ये यथानम तथागुण थे, ठीक है। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, डॉक्टर की फ़ीस रात में बढ़ जाती है। ये देखो यहाँ पर भी क्या किया गया है, एक व्यंग्य किया गया है, एक मजाक उड़ाया गया है कि जैसे कहते हैं ना कि रात में खूबसूरती बढ़ जाती है, जैसे चाँद की खूबसूरती से तुलना की जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे कहा है कि डॉक्टरों की फ़ीस जो है वो रात में बढ़ जाती है। खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए, आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए। उन्होंने कहा कि अभी हम मिनटों में दर्द गायब कर देंगे, आप पानी गर्म करा कर लेकर आइए, तब तक ये दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर अपनी दवा लिखी, पुर्जे मतलब एक कागज़ पर। पानी गर्म हुआ, 2 रुपये की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में सुई कोंच कर दवा डाली। मतलब उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन लगाया। पिचकारी किसे कहा गया है, इंजेक्शन को कहा गया है, ठीक है। कोंच कर मतलब उस जब आप इंजेक्शन लगता है तो सुई तो आपकी बॉडी के अंदर पियर्स की जाती है, तो ये कोंच कर उसका मतलब ये है, ठीक है। दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। रफू चक्कर मतलब ख़त्म, भाग गई थी। पीड़ा मतलब दर्द। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वास्थ्य होने में लगे, 2 सप्ताह लगा उसे पूरा स्वस्थ होने में, बिल्कुल सही होने में, बिल्कुल ठीक होने में, ठीक है। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कतरजी की दवा पीता रहा। रेगुलर वो क्या करते रहे, डॉक्टर चूहानाथ कतरजी की क्या करते रहे, दवा पीते रहे। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। 18 आने उस टाइम आने चलते थे, तो यहाँ पर 18 आने कहा गया है, राइट। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो वह भी तिलमिला उठे। मतलब दवा इतनी कड़वी थी, इतना ख़राब था उसका टेस्ट कि अगर आप किसी मुर्दा मतलब जिसकी डेथ हुई हुई हो, अगर उसके मुंह में भी डाल दो तो वो भी क्या उठे, तिलमिला उठे, वो भी एकदम छटपटा उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया। 15 दिन बाद वो डॉक्टर साहब के घर गए, उन्होंने धन्यवाद दिया। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी, मतलब ज़रूरत नहीं है मुझे दवा पीने की। वह बोली ये तो आपकी इच्छा पर है। उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, मतलब आपके जो अपेंडिक्स होता है आपकी बॉडी में, वो एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन
अगर अपेंडिक्स बढ़ जाता है या उसमें पस पड़ जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वही क्या हो रहा था, इन राइटर को हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने साथ एहतियात नहीं की तो आपको क्या हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये आपके लिए याद करना आसान रहेगा। यह दर्द मामूली नहीं था, ये जो दर्द उन्होंने मतलब झेला था वो मामूली नहीं था, क्योंकि अपेंडिक्स का दर्द जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो बियर नहीं कर सकता हर कोई। असल में आपको सीलियोसेंट्रिक कोलाइटिस हो गया था। सीलियोसेंट्रिक कोलाइटिस जो होती है वो जो सीलियाज होती हैं हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर, उससे रिलेटेड एक इन्होंने ये जो बताई है, ट्रीटमेंट जो दिया है, जो बीमारी बताई है वो उससे रिलेटेड है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस आपको याद रखना है सीलियोसेंट्रिक कोलाइटिस मतलब जो वहाँ पर सीलियास प्रेजेंट होती हैं आपके इंटेस्टाइन में, उससे रिलेटेड जो बीमारी है ये उसके लिए है, नाम दिया गया है। और उससे डेवलप कर मतलब अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आपको अपेंडिसाइटिस तो होने का खतरा ही है, और आपको सीलियोसेंट्रिक कोलाइटिस ऑलरेडी है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो ये डेवलप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पेरिकार्डियल हाइड्रोट्यूलिक स्टमकालिस हो जाता। मतलब पेरिकार्डियल मतलब जो आपके हार्ट के आसपास फ्लूइड होता है, ठीक है। कार्डियल से याद रखना, कार्डियो जो होता है आपका हार्ट होता है, हमेशा याद रखना। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है आपका हार्ट के आसपास जो फ्लूइड होता है, उससे रिलेटेड आपकी ये जो है ये बीमारी है, ये हो जाने का डर था, खतरा था। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों आप दवा कीजिए। अब उन डॉक्टर साहब ने उनको सलाह दी कि आप कुछ दिन और दवा कर लीजिए। डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्ज़ों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। मतलब उन्होंने इस तरीके के, भाई ये जितने भी आप नाम सुन रहे हैं ये सारे साइंटिफिक नेम्स हैं जिनके मतलब हर किसी को नहीं पता होते। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, राइट। तो इस वजह से मुझे सबका पता है, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। और पेरिकार्डियल, कार्डियल से नाम याद रखना, कार्डियल मतलब आपका कार्डियक अरेस्ट आपने सुना होगा, हार्ट से रिलेटेड होता है, राइट। तो पेरिकार्डियल याद रखना, ये हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से क्या है, उन्होंने जब इतने ख़तरनाक नाम सुने, इतने मर्ज़ों के नाम सुन लिए, मर्ज़ मतलब जो उनके क्या कहते हैं उनको, मर्ज़ किसे कहेंगे यहाँ पर, बीमारियों के नाम, ठीक है। तो उनकी जो तबीयत थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। भला मुझे ऐसे मर्ज़ हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मतलब उनको लगा कि मुझे ऐसा मर्ज़ हो गया, मुझे ऐसी बीमारी हुई जिसके लोग नॉर्मल लोग तो जानते नहीं हैं जिसका नाम, और बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते होंगे। मालूम नहीं ये मर्ज़ सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर चूहानाथ को ही मालूम है। खैर दवा जारी रखिए। अब वो खुद सोच रहे थे कि भाई ये शायद इन्हीं को मालूम है दवाई, मतलब जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो सिर्फ चूहानाथ को ही पता है कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम हुई है, या सारे डॉक्टरों को पता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन पर यकीन रखा और अपनी दवाई को जारी रखा। अभी एक सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि 2 बजे एक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। अब यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, एक व्यंग किया है। मतलब दर्द रूपी फौज, मतलब दर्द को उन्होंने फौज का नाम दिया। शरीर रूपी किले मतलब शरीर को उन्होंने क्या किया, किले का नाम दिया, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर भी उन्होंने एक ये सब अलंकार हैं जो आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। ये सब अलंकार यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी व्यंग्य किया है। अपने दर्द को उन्होंने फौज का नाम दिया है और अपने शरीर को उन्होंने किले का नाम दिया है। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्ज़ों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी तड़पती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मतलब उन्होंने, डॉक्टर साहब ने जिन भी मर्ज़ों का नाम लिया था, जिन भी बीमारियों का नाम लिया था, वो उनकी आंखों के सामने, स्वरूप मतलब उनकी सामने तड़पती हुई, मतलब उनके सामने एकदम नृत्य डांस करता हुआ नज़र आ रहा था। मतलब वो फील कर पा रहे थे उस चीज़ को, ठीक है। मैं एरोप्लेन के पंखे की तेज़ी के सामने करवटें बदल रहा था। एरोप्लेन के पंखे, देखो यहाँ पे एरोप्लेन, पंखे को एरोप्लेन से क्या किया, कंपेयर किया है। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए। बीमार मैं था, अच्छा बुरा होना मुझे था, फीस मुझे देनी थी, परंतु लड़ और लोग रहे थे। मतलब उनका कहना ये था कि अब लोग लड़ रहे थे आपस में, दोस्त और उनके जो रिश्तेदार और उनके घर वाले थे वो लड़ रहे थे कि भाई अब किस डॉक्टर को बुलाया जाए। कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री के बुलाने की बात तय हुई। अब कौन सा आया, अब ये एक डॉक्टर बुलाया गया। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ़ लाए। ये कौन थे, वैद्य थे।
आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। ठीक है। वैद्य जी ने कुछ और ना पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ले ली। 5 मिनट तक एक ही हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर अंत्र में जा पहुंची है। ठीक है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहित होता है तब शूल का कारण होता है। अब ये बहुत ही टफ सी लैंग्वेज है आपके लिए, तो इसको मैं आपको अच्छे से सरल कर देती हूँ। ठीक है। वायु का प्रकोप है मतलब हवा का प्रकोप है। जो आपकी हवा है वो अंदर जाती है आपके बॉडी में, पित्ताशय में पहुंचती है। पित्ताशय मतलब जैसे कि पित्त जिसे कहते हैं, गॉल ब्लैडर में पहुंचती है और वहाँ से आपकी जितनी भी अंत्र में पहुंच जाती है। अंत्र मतलब इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है आपको मंदाग्नि मतलब मीठे मीठे दर्द का एक आपको अनुभव होता है। और जब आप खाना खाते हैं तो ये जो खाना है ये क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है डाइजेस्ट होने के लिए। तो जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो रह जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, वो एनस के थ्रू निकल जाता है। तो फिर क्या होता है, शूल का कारण हो जाता है। मतलब वो फिर जब वो निकल नहीं पाता तो वो क्या बन जाता है, वो आपके लिए दर्द बन जाता है। मालूम नहीं क्या बक रहे थे, आखिर मुझसे रह ना गया। मैंने एक सज्जन से कहा, ज़रा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं अपने होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो बाद में होगी, मैं पहले समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। पंडित जी कहने लगे, बाबू साहब देखिए, आजकल के नवीन डॉक्टरों को रोगों का निदान तो ठीक मालूम ही नहीं, चिकित्सा क्या करेंगे। अंग्रेजी पढ़े लिखों का वैद्य शास्त्र पर से विश्वास उठ गया है, परंतु हमारे यहाँ ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं कि एक बार मृत्यु लोक से भी लौटा लें। मुहूर्त मिल जाना चाहिए और अच्छा वैद्य मिल जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि राइटर जो था उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या है, और जो वैद्य जी बात कर रहे थे वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई, पंडित जी उस पर बोलने लगे कि भाई देखिए, जो आजकल के डॉक्टर्स हैं इन पे हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग पढ़ लिख के आ गए हैं, नए नवीन मीन्स नए डॉक्टर हैं जिनको किसी भी बीमारी का इलाज पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को इलाज पता है। हमारी औषधियाँ जो दवाइयाँ हैं हमारी वो इतनी अच्छी हैं कि अगर आप मृत्यु लोग भी जा रहे हैं, आप मर भी रहे हैं, तो भी हम आपको वहाँ से खींच लाएंगे। अब वैसी बेचैनी नहीं हो रही थी, पर बलहीन होता गया। चरपाई पर पड़ा रहने लगा। बलहीन मतलब जब आपके अंदर ताकत ना रहे। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। मतलब क्या हुआ कि भाई उसको देखने के लिए लोग आते थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, लेकिन वो लोग बातें अपने इतना बतियाते थे कि वो उनको लगातार बातें करते रहते थे। जब बीमार होता है इंसान तो बात करना भी पसंद नहीं होता। एक दिन हकीम साहब आए। हकीम साहब चिकन का बंददार अंग रखा पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटी की तरह टोपी रखी हुई थी, जूता कामदार दिल्ली वाला था, मोज़ा नहीं था, रुमाल इतना बड़ा था कि अगर उसमें कसीदा कढ़ा ना होता तो मैं समझता कि यह रुमाल मुंह अथवा हाथ पोंछने के लिए नहीं, तरकारी बांधने के लिए है। हकीम साहब की दाढ़ी के बाल ठुड्डी की नोक ही पर इकट्ठे हो गए थे। मालूम होता था कि हजामत बनाने का ब्रश है। हकीम साहब दुबले पतले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती आपने अपने मरीज़ों में बांट दी है। अभी उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक हकीम जी हैं, उनका पूरा विवरण किया है कि वो किस तरीके से दिखते थे और क्या थे। उनका पास बंददार अंग रखा पहने हुए थे, मतलब उन्होंने एक जिस तरीके से हम कह सकते हैं आजकल हम वास्कट के साथ जो प्रॉपर सूट पहनते हैं उसको कहा है, जेंट्स जैसे पहनते हैं। और उनके सर पर एक टोपी रखी हुई थी, बनारसी टोपी। जूते का उन्होंने दिया है, रुमाल का उन्होंने विवरण दिया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी जो दाढ़ी थी वो ज़्यादा लंबी नहीं थी, छोटी सी थी, जो ठुड्डी पर रखी, मतलब जो आपके चिन पर ही थी, चिन से ज़्यादा नीचे नहीं थी। इतने दुबले पतले थे कि जैसे उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती किसी को बांट दी हो। तंदुरुस्ती मतलब जो उनकी हेल्थ थी वो बहुत पतले दुबले थे देखने में। उनके आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज में दिया और बोले, मिजाज कैसा है। मिजाज कैसा है मतलब आपकी भाई तबीयत कैसी है। मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतज़ार था, अभी ज़िंदगी आपके ही हाथों में है।
हकीम साहब ने कहा, यार अब आप तो ऐसी बातें करते हैं गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज़ तो दिखाइए। अब उन्होंने कहा, भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जैसे, गोया मीन्स जैसे कि ज़िंदगी से बेजार, मतलब जैसे कि ज़िंदगी से परेशान, बेजार मीन्स परेशान हो गए हैं। भला ऐसी बातें, गुफ्तगू मतलब बातें भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज़ तो दिखलाइए। नब्ज़ मतलब आपकी रिस्ट, ठीक है, रिस्ट, इसको नब्ज़ कहते हैं, ठीक है। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज़ देखी, फिर बोले, मैं ये नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर शफ़ा होगी। मतलब आप ये पी लीजिए और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको क्या मिल जाएगी? शफ़ा होगी, शिफा मिलेगी, मतलब आपको फ़ायदा होगा। एक सज्जन ने उनके हाथों में फ़ीस रखी। हकीम साहब बोले, चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ा दवाइयाँ रहती हैं। मतलब उन्होंने बोला कि भाई मेरे यहाँ से मंगवा लेना, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ रहती हैं। मैंने उनकी दवा उस दिन पी, वह कटोरा भर दवा जिसकी महक रामघाट के सीवर से कंपटीशन के लिए तैयार थी, किसी प्रकार गले के नीचे उतार गया। मतलब जितने भी हकीम वैद्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको काढ़ा देते हैं बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से बना होता है, उसमें आपको घास फूस ज़्यादा मिलती है, जिसको आपको पानी में रख के पकाना होता है और जब वो आधा रह जाता है वो आपको पीना होता है। तो उस तरह की दवाई थी। अब इसने जो दवाई को देखो, किससे, सीवर के जो महक थी, रामघाट का जो सीवर था, उससे क्या किया, कंपेयर किया है दवाई की स्मेल को, ठीक है। लेकिन वो क्या किया, उसको वो पी गया। उसने बताया कि मैं पी गया, उसकी स्मेल इस तरीके की थी लेकिन मैं तब भी पी गया। और जो हकीम की जो दवाइयाँ होती हैं वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती हैं पीनी। कुछ लोग पी जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा असर करती हैं, क्योंकि वो नेचुरल होती हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ती जाती थी। मतलब उसका दर्द तो कम हो गया उस काढ़े को पीने के बाद, लेकिन वो कमज़ोर होता गया। कभी कभी दर्द का दौरा अधिक वेग से हो जाता था। अधिक वेग मतलब बहुत तेज़ी से। विशेष चिंता मेरे समझ में नहीं रहती थी। अब लोगों को उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी। मतलब लोग देखने सुनने कम आते थे और जो मित्र आते थे उसके, बस वही आते थे, घर वालों को। और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। मतलब जो उसके घर वाले थे और वो खुद था, अब वो उसको दर्द की टेंशन होने लगी, भाई ये दर्द हो क्यों रहा है। कोई कहता कि लखनऊ आ जाओ तो एक्सरे का नाम लेता था। इसी प्रकार जो आता उतनी हमदर्दी दिखलाता था कि एक डॉक्टर, हकीम या वैद्य अपने साथ लेकर आता था। मतलब हर कोई अपने साथ कोई ना कोई डॉक्टर लेकर आता था, भाई किसी का तो फ़ायदा हो जाए। अंत में मेरे साले साहब ने बड़ा ज़ोर दिया कि यह सब झेलना इसीलिए है कि तुम ठीक दवा नहीं करते, होम्योपैथी चिकित्सा शुरू करो। कुछ बहस के बाद एक डॉक्टर का बुलाना निश्चित हुआ। डॉक्टर महोदय आए, आप भी बंगाली थे। अब जो आए लास्ट में वो कौन आए, होम्योपैथिक डॉक्टर, और वो बंगाली थे, ठीक है। आते ही सिर से पाँव तक मुझे 3-4 बार ऐसे देखा मानो मैं होनोलुलु से पकड़ कर लाया गया हूँ और खाट पर लिटा दिया गया हूँ। होनोलुलु से पकड़ कर, यहाँ पे अपने आप को उसने क्या किया है, व्यंग्य किया है अपने साथ, ठीक है। इसके पश्चात मेडिकल सनातन धर्म के अनुसार मेरी जीभ देखी। मतलब जो मेडिकली प्रूवन है उसके अकॉर्डिंग हर कोई डॉक्टर आके जीभ देखता है, तो उसने भी क्या की, जीभ देखी। फिर पूछा, दर्द ऊपर से उठता है कि नीचे से, बाएं से कि दाएं से, नाचता है कि कोचता है, चिकोड़ता है या बकोड़ता है, मरोड़ता है या खरबोटता है। मतलब अब उसने दर्द को पूछा किस तरीके से होता है, दाएं बाएं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नोचता है या कोचता है, मतलब एक तो होता है जो मीठा मीठा दर्द होता है जिसको उसने नोचता है। कोचता मतलब जो अंदर से होता है, ठीक है। चिकोड़ता है और बकोड़ता है मतलब जिसमें इंसान बिल्कुल पेट पकड़ के नीचे बैठ जाए उस तरीके का होता है क्या। मरोड़ता और खरबोड़ता, मरोड़ता मतलब जब मरोड़े होते हैं, मरोड़े उठते हैं पेट में, ऐसा लगता है जैसे कोई गोल गोल कोई चीज़ घुमा घुमा के वो कर रहा है, तो उस तरीके से क्या होता है, मरोड़ता और खरबोड़ता कहा गया है। मैंने कहा कि मैंने तो दर्द की फिल्म तो उतरा ही नहीं है, जो कुछ मालूम होता है मैं आपसे कह दिया। मतलब उसने फाइनली मरीज़ ने क्या कहा डॉक्टर से, भाई मुझे इतनी ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं कि मुझे दर्द किस तरह का हो रहा है, मुझे जितना मालूम था अपने दर्द के बारे में मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर साहब 15-20 पुस्तकें भी लेकर आए थे अपने साथ, वो कुछ बुक्स भी लेकर आए थे। आधे घंटे तक उन्होंने देखते रहे, पहले बुक्स को फिर दवा दी। आपकी दवा से कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फ़ायदा ना हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकी लखनऊ में हो सकती है, वहाँ सभी साधन हैं। अब उन्होंने सोचा कि भाई अब तो फ़ायदा हो नहीं रहा है किसी भी डॉक्टर का, क्योंकि इनसे भी थोड़ी दिन का फ़ायदा हुआ, उसके बाद कंप्लीट फ़ायदा उन्हें नहीं हो रहा था कि भाई चलो अब काशी से निकल कर अब मैं कहाँ चले जाऊँ, लखनऊ चलो जाऊँ, वहाँ पर कंप्लीट टेक्निक्स हैं जिनसे मैं कुछ करवा सकता हूँ, जैसे एक्सरे वगैरह हो जाएंगे
तो मुझे डॉक्टर प्रॉपरली देख लेंगे और मुझे भी पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवाल आए। उन्होंने देखा, कहा ज़रा मुंह तो देखूं। मैंने कहा मुंह जीभ तो चाहे देखिए। देखकर बड़े ज़ोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बढ़ेंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती हैं। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं तुम्हें पायरिया है? मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हें पायरिया है और कुछ नहीं है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ पायरिया है। मैंने कहा तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा इसमें करना क्या है, किसी डेंटिस्ट के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा आपको तो यह कहने में कुछ कठिनाई नहीं हो रही, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ़ ही नहीं होती। मतलब जैसे कि दांत निकलवाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो पेशेंट कह रहा है कि इनको तो कहने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। इन्होंने तो कह दिया कि भाई आपको पायरिया है, तो जाके आप क्या करो, डॉक्टर से सारे दांत निकलवा लो जाके डेंटिस्ट के पास। फिर भाई पेशेंट ने रात भर सोचा, राइटर ने रात भर मैंने सोचा, मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहता है। डेंटिस्ट के यहाँ से पूछवाया, उसने कहलवाया कि 3 रुपये फ़ी दांत तुड़वाने में लगेंगे, 3 रुपये की फ़ीस लगेगी दांत तुड़वाने में। कुल दांतों के लिए 96 रुपये लेंगे, मतलब एक दांत के 3 रुपये लेंगे वो, तो सारे दांत निकलवाने के 96 रुपये लेंगे। मगर मैं आपके लिए 6 रुपये छोड़ दूंगा, इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग। मतलब 96 रुपये तो वो लेंगे दांत निकालने के। 96 कितने होते हैं? 96, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं 96 में से 6 रुपीज़ आपके काट दूंगा, मतलब आपको 90 रुपीज़ देने पड़ेंगे अपने दांत निकलवाने के। लेकिन 150 रुपये किसके देने पड़ेंगे? 150 रुपीज़ किसके देने पड़ेंगे? जो अलग से दांत बनवाओगे उसके। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने लगा। मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च करो। श्रीमती से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा क्या होगा, मैंने सारा हाल कह दिया। वह बोली तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चढ़ने गई है क्या? आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा कि नाक नुचवा डालो, आँख निकलवा दो। यह सब फजूल है। तुम सुबह टहला करो, किसी एक भले डॉक्टर की दवा करो, खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने सबका इलाज भी देख लिया। मैंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए? मतलब देखो बहुत सिंपल सी है स्टोरी, कितनी अच्छी है ये देखो आप। डॉक्टर कितने सारे बदले गए। लास्ट में ये जो डॉक्टर आया इसने पाइया का बोल दिया, इसने दांत निकलवाने को कह दिया। अब वो अपनी बीवी के पास गया फाइनली, और बीवी से जब उसने पैसे के लिए मांगा तो उन्होंने कहा कि भाई किस लिए मांग रहे हो, तो उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। तब बीवी ने क्या कहा कि भाई आज वो आपके दांत निकालने को कह रहा है, फिर बाल उखड़वाने को कहेगा, फिर वो आपको नाक नुचवाने को कहेगा, तो आप एक एक करके क्या सबकी बात मान जाओगे? अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। हर तरह से क्या करना है, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। किसी भी बात को नहीं मानना है, किसी भी चीज़ को एकदम से नहीं मानना है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है। अब मैं आपको कराने चाह रही हूँ माइंड मैप। हर चैप्टर के बाद आपको माइंड मैप गिवन है, ये ज़रूर करना है आपको, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर का क्या दे देता है, सार दे देता है। चिकित्सा का चक्कर आपका चैप्टर का नाम है। चिकित्सा मीन्स जो ट्रीटमेंट आप करोगे। क्या हुआ था, अधिक खाना खाया था उसने, राइटर ने, जिसकी वजह से पेट में तेज़ दर्द हुआ। उसने क्या उपाय किया? अमृत धारा पी। अमृत धारा जो उसके पास एक दवाई रखी थी जिसको उसने किंग ऑफ मेडिसिन कहा था। कई डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों को दिखाया, यहाँ तक कि डेंटिस्ट को भी दिखाया। दवाइयाँ खाई, इंजेक्शन लगवाए, पेट की सिकाई भी की। फिर नतीजा क्या हुआ? दर्द में आराम नहीं हुआ, पैसे बर्बाद हुए, सो अलग। पत्नी ने क्या कहा? सुबह सुबह टहलो, किसी भले डॉक्टर की दवा करो, खाना समय पर खाओ। उस पत्नी ने ये 3-4 बातें कही और ये कहा कि भाई किसी की बातों में मत आओ। आज वो तुम्हारे दांत निकलवाने को कह रहा है, कल नाक को कहेगा, फिर आँखों को कहेगा। क्या तुम सब काम करते चले जाओगे? तो ये पत्नी ने क्या कही थी, ये सलाह दी थी कि ऐसा ऐसा करो। फिर उसके बाद लेखक ने क्या प्रतिक्रिया थी। अब लेखक ने उसको ऊपर क्या जवाब दिया? लेखक ने कहा भाई आपको अपनी ही दवा करनी थी तो इतने पैसे क्यों बर्बाद करवाए? ये सब बातें तुम पहले ही बता देती। तुम्हें जब अपनी ही दवा करनी थी, मुझे तो कुछ करने नहीं दे रही हो। जबकि बीवी लॉजिकल बात बोल रही थी। आपको किसी की भी बातों में एकदम से नहीं आना है। दांत निकलवाना इतना आसान नहीं होता है, और एक यंग एज में आपके दांत निकलना, आप खुद सोचो क्या हो सकता है, राइट। तो ये जो स्टोरी थी ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ मैं आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।